इतना बड़ा कैनवास है आपका, इतना काम किया है आपने, जगह जगह काम किया सब। अगर मैं आपसे एक नंबर पूछूं मोटा मोटी तौर पर, कितने एनिमल्स को ट्रीट कर चुके हैं अभी तक? एनिमल्स कितने ट्रीट कर चुके हैं ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास इतना रिकॉर्ड नहीं होगा। और सर्जरी अगर आप माने, छोटी बड़ी सर्जरी मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर हो गई होंगी सर्जरी। क्या बात कर रहे हैं, वाह वाह। आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन या सर्जरी कौन सी रही? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। कई साल पहले किया था। ये देयर वाज अ फीमेल हु वाज कैरिंग हु हैड पपीज। विच ब्रीड? इट वाज अ शिट्जू। ओके। कोविड के दौर में देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए वो पपी ले आए। कोई भी पेट आप लेते हैं वो सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि वो गार्डिंग के लिए है या अपना भौंकने के लिए है। मान लीजिए नाखून लग गया कैट का, स्क्रैच आ गया और ब्लड आ गया उससे, इज इट डेंजरस? सो कैट्स में नेल्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया कैन कॉज कैट स्क्रैच फीवर। जिंदगी में अगर भागे बगैर कामयाबी अधूरी है, तो कभी कभी इन भागे हुए कदमों का थम जाना भी जरूरी है। इसीलिए आज थमे हैं, क्योंकि दिल को दिल से जोड़ना है और दिल को दिल से बात करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में। सालों साल आप एफएम चैनल्स के जरिए मेरे दोस्त रहे हैं, आपने मुझसे बहुत प्यार किया है और इसी वजह से मैंने आज अपना पहला कदम पॉडकास्टिंग की दुनिया में रखा है, ये सोचकर कि आपका प्यार जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में मुझे मिला, उसी तरह ये पॉडकास्ट की स्क्रीन इंडस्ट्री में भी मुझे ज़रूर मिलेगा। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ आपसे। मेरे स्टूडियो में आज एक बहुत बहुत ख़ास गेस्ट आए हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विदाउट मच अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय डियर गेस्ट, डॉक्टर समर महेंद्रन जी। सीमा जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Indeed, thank you very much for coming and gracing this wonderful show. I am very grateful and I think जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा रिगार्डिंग जिगली हॉस्पिटल एंड द पेट्स इन द पेट वर्ल्ड, जी, आई थिंक वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। डेफिनेटली। एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू। वैसे आप काफ़ी सालों से मेरे एफएम के ज़रिए लिसनर रहे हैं, लेकिन आज हम जो ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसमें मेरे दिल में क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो इसीलिए चलिए मैं आपसे सीधे सवाल ही पूछ लेती हूँ। श्योर। ठीक है। तो दुनिया के लिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक वेट हैं, लेकिन मैंने आपको वेट इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते हैं जो आप हैं। वेटरनेरियन, हाउ डू यू डू इट, बताइए ना। तो अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं वेटनेरियन। एनी डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स इज अ वेटनेरियन। ओके। हिंदी में बोलेंगे तो पशु चिकित्सक। क्या बात है। और शॉर्ट में बोलेंगे तो वेट। बिल्कुल, वीईटी। वीईटी। सो आई बेटर कॉल यू अ वेट नाउ। बिल्कुल। कैसे बच्चे थे आप? मम्मी डैडी को तंग करते थे, शरारती थे, कैसे थे? तंग तो नहीं करते, लेकिन शरारती बहुत थे हम। बहुत बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, काफ़ी बच्चे थे उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में तो हमारा ध्यान बहुत कम था। अच्छा। खेलने कूदने में, खाने पीने में। और लाइफ बड़ी अच्छी बीती है हमारी, बचपन। ओके। लेकिन धीरे धीरे फिर ये पता लगा कि भाई अब टाइम आ गया, हमें पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। और घर में भी पेट्स थे हमारे। अच्छा और जो हमारे गेस्ट आया करते थे उनके पास भी पेट्स थे जी। तो हमें एक दिन ये लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पेट्स का, वेटनरी डॉक्टर। मतलब आपके दिल से ये आवाज आई? शुरू से, क्या बात बचपन से हो गया था। और हमारे घर में काफी वेटनरियंस वैसे भी थे। अच्छा। हाँ, रिलेटिव्स थे, अंकल थे हम्म। और थे, तो वेटनरियंस थे। तो उन्होंने भी काफी प्रोत्साहन दिया हमें कि हाँ, आप वेट बनिए आप, जी। इट्स अ गुड फील्ड। हमने मेहनत की और आज आपके सामने बैठे हैं। कैसे बनते हैं वेटनेरियन? मतलब जैसे हमें तो ये पता है कि पहले नीट का पेपर देते हैं, फिर एमबीबीएस होता है, फिर एमडी करते हैं, इतना तो हमें पता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इस फील्ड में आना है,
कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, थोड़ा बताइए ना। तो सबसे पहले तो आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए। ओके। साइंस साइड के बाद जब 12th कर लेते हैं तो आप एक एग्जाम में बैठते हैं। ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर वेटनरी, ओके। एंड इट इज़ वेरी टफ। हम्म। और उस पे अगर आप यू स्कोर गुड नंबर्स देन यू क्लियर द एग्जामिनेशन। हम्म। और जैसे जैसे आपके मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपको किस स्टेट में आपको एडमिशन चाहिए, किस वेटनरी कॉलेज में चाहिए, आपकी प्रायोरिटी हो जाती है फिर वो। ठीक। आपने कहाँ से किया? मैंने किया पंतनगर से। ओके। पंतनगर इज अ प्लेस नियर नैनीताल। अच्छा। इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी ओके। एंड द कोर्स इज 5.5 years। ओके। 5.5 साल लगते हैं उसमें। ये तो वही बात हो गई जैसे एमबीबीएस में लगते हैं। हाँ, उसमें भी इतना ही लगता है। तो हम्म। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मद्रास से इन सर्जरी, ओके। दैट इज फॉर 2 years। हम्म। और फिर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी। नो वंडर पीपल कॉल यू द बेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ हमेशा ये कहते हैं, अगर आपका मैं नाम ले दूँ तो वो हमेशा ये कहते हैं, अच्छा डॉक्टर समर महेंद्रन, डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन सर्जन बहुत मस्त हैं। ऐसे बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग वेरी हम्बल। इतना बड़ा कैनवास है आपका, इतना काम किया है आपने, जगह जगह काम किया सब। अगर मैं आपसे एक नंबर पूछूं मोटा मोटी तौर पर, कितने एनिमल्स को ट्रीट कर चुके हैं अभी तक और कितने ऑपरेशंस कर चुके हैं? एनिमल्स कितने ट्रीट कर चुके हैं ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास इतना रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये है कि 35 years हो गए हैं प्रैक्टिस में। माय गॉड। और सर्जरी अगर आप माने, छोटी बड़ी सर्जरी मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर हो गई होंगी सर्जरीज। क्या बात कर रहे हैं, वाह वाह। और काफ़ी टाइम लगाया सर्जरी में, बिकॉज मैंने स्पेशलाइज सर्जरी में किया था। ओके। और वो भी किया था मैंने पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, मतलब कि जो छोटे पपीज होते हैं या किटन्स होते हैं उनको एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, गैस। ओके। वो 87-88 में मैंने चेन्नई से सीखा था। अच्छा। वो बहुत यूजफुल है, बिकॉज ज़्यादातर डेथ सर्जरी में एनेस्थीसिया में होती है। अच्छा। हाँ, सो आई स्पेशलाइज इन दैट। आई डिड माय रिसर्च एंड दैट हैज बीन हेल्पिंग मी वेरी वेल। मैं क्या आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन या सर्जरी कौन सी रही? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट तो नाम जो है वो तो कोई जैसे हमारे डिक्शनरी में नहीं है। इट इज़ चैलेंजिंग, आई वुड से चैलेंजिंग सर्जरी। सो तो चैलेंजिंग सर्जरीज तो काफ़ी की हैं। कुछ मैं ये बता सकता हूँ, एग्जांपल बता सकता हूँ आपको कि कई साल पहले किया था। देयर वाज अ फीमेल हु वाज कैरिंग हु हैड पपीज। विच ब्रीड? इट वाज अ शिट्जू ओके। एंड शी हैड अ फ्रैक्चर इन द लेग। पैर में चोट लग गई थी उसको, हड्डी टूट गई थी उसकी। जी। तो उसका जो प्रेगनेंसी थी वाज अराउंड 58 days। और 60 days में दे गिव पपीज। ओके। अब ये है, वो फ्रैक्चर भी एकदम करना है, प्लेटिंग करनी है उसमें उसका। देयर इज अ कंसर्न विद द पपीज आल्सो, दे कैन डाई इन एनेस्थीसिया, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। But since I was a specialist from anesthesia, it was a great help for us. So we did the procedure, we did a plating in that bitch, and simultaneously we also removed the puppies 2 days before they were delivered. ओके। So they were little 2 days premature. तो Okay. puppies को हमने incubator में रखा for at least a week or so, हाँ हाँ हाँ। and surgery went on very very fine as planned. And it was quite challenging but very fruitful. तो अगर कोई फैमिली है जिसने सोचा कि चलिए अब एक मेहमान आना चाहिए घर में, जैसे हमने कोविड के दौर में देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए वो पपी ले आए। लेकिन अगर कोई फैमिली ये सोचे कि अब एक बच्चा आना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि द लेडी इन द हाउस शुड लव पेट्स। ओके। दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड द चिल्ड्रन विल लर्न फ्रॉम द लेडी, फ्रॉम द मदर। राइट। कोई भी पेट आप लेते हैं वो सिर्फ इसलिए मत लीजिए कि वो गार्डिंग के लिए है या अपना भौंकने के लिए है। पेट इज अ फैमिली मेंबर। राइट। तो जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं वैसे उनकी केयर करनी पड़ेगी आपको। मे बी उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो अब आपको पेट क्यों चाहिए, बच्चे कितने, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, घर है या फ्लैट है,
कितनी जगह, उसके हिसाब से किस कंडीशन में, व्हाट आर द टेम्परेचर कंडीशंस, इज इट हॉट ह्यूमिड और इट इज कोल्ड क्लाइमेट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जैसे अब दिल्ली में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हस्कीज रखे हुए हैं, जो कि हमने सुना है कि हस्की तो सर्दी मतलब ठंडे इलाके का डॉगी होता है। सो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, सबसे बढ़िया यही है कि द डॉग शुड हैव अ शॉर्ट कोट, ओके। लॉन्ग नोज, शॉर्ट कोट। शॉर्ट कोट इसलिए जिससे कि वो हीट वो डिसिपेट कर सकें, लॉन्ग नोज जिससे ब्रीदिंग प्रॉपर हो उनकी। ओके। तो गर्मी के लिए लॉन्ग नोज वाला जैसे डैशहाउंड्स हैं या आपके अदर लॉन्ग नोज ब्रीड्स हैं, शॉर्ट कोट है, उनको रखना जरूरी है। अच्छा। हस्की है, बहुत ज़्यादा बाल है, उसको गर्मी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ही इज रनिंग इन दी हीट, ही कैन हैव हीट स्ट्रोक्स, ओके। और दी लॉन्ग हेयर डॉग विल आल्सो हैव टिक एंड फ्लीज प्रॉब्लम्स। सो यू शुड ऑलवेज विजिट योर वेटनेरियन, उनसे एडवाइस लीजिए, उनको बताइए। फ्लैट्स के लिए क्योंकि जगह कम होती है, तो मीडियम टू शॉर्ट ब्रीड्स अच्छी रहती हैं, जैसे आपके शिट्जूज हैं, जी। डैचहाउंड्स हैं, आपके पग्स हैं, और even Labrador is okay if you have a sufficient amount of space in the flat. आई वुड स्टॉप यू हेयर, अभी आपने पग का नाम लिया, हाँ। तो पग का तो लॉन्ग वो नहीं होता है। लॉन्ग नहीं है, बट शॉर्ट हेयर तो है। जी। और हाँ, पग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गर्मी में, बट इतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ। उतना चलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। Yeah, and they can be kept in a house, in a flat. They don't need a much space. एंड व्हाट अबाउट जर्मन शेफर्ड? German Shepherds, again, they are not flat dogs. Okay. They're for a house dogs. They need more space. And it's a one master dog. Of अच्छा, course, वन मास्टर डॉग। वन मास्टर भी है, फैमिली डॉग भी है, एंड केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। दे नीड मोर एक्सरसाइज, ओके। मोर केयर, मोर एक्सरसाइज, मोर स्पेस। दे आर प्रोन टू टिक्स एंड फ्लीज, ओके। सो उनका केयर एक्स्ट्रा। तो बेसिकली मैं जो आपकी बात से समझी हूँ वो ये है कि घर अगर आपका बड़ा है तो आप बड़ा डॉग लेकर आइए, क्योंकि स्पेस चाहिए। जैसे बच्चे भागते हैं घर में हमारे, इंसानों के बच्चे भागते हैं, कुछ यहाँ गिरा रहे हैं, वहाँ गिरा रहे हैं, तब हम सह लेते हैं, लेकिन अगर डॉगी ने गिरा दिया तो हम नाराज हो जाते हैं। और खासकर अगर घर में आपके ओल्ड पीपल है, आई थिंक बेटर ये है कीप अ स्मॉल डॉग, स्मॉल ब्रीड। यस। बिग डॉग्स कैन push them and pull them, they can fall, they can have problems. बिल्कुल बिल्कुल। So this is what we advise. यहाँ पे मैं नेचर पे आना चाहूँगी डॉग्स के। जैसे हमारे अलग अलग तरह के, कोई गुस्से वाला होता है, कोई नॉटी होता है, कोई बहुत हंसाने वाला होता है, इनका भी नेचर होता है डॉग्स का? डॉग्स का नेचर बहुत डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द ब्रीड वाइज। ओके। नो ब्रीड इज सपोज टू बी एग्रेसिव, नो ब्रीड। एग्रेशन जो आता है वो आता है बैड ब्रीडिंग से, if they are not bred properly. Okay. अगर आपने डॉग्स को रखा है, केज में रखा हुआ है, जगह कम है, या खाना नहीं दे रहे, जैसे some breeders do it, but the puppies over time and generation they will have a bad behavior. Okay. But otherwise they have to be very friendly. Of course, different breeds के different characteristics होते हैं। कुछ guard dogs होते हैं, कुछ like toy breeds हैं, कुछ आपके gun dogs हैं, कुछ swimmers हैं like Labradors, Retrievers are great swimmers, sniffers. They're used for police. Right. So different breeds. Great Danes हैं, they're used for farmhouses, hunting. Okay. So different types of breeds we have, and they have the different characteristics. अच्छा, since we are talking about the breeds now, एक बड़ा क्यूट सा डॉगी होता है जिसका नाम है चिवावा, if I am able to pronounce it well. तो उसके लिए तो मैंने हमेशा ये सुना है कि ये बड़ा एग्रेसिव है, बड़े गुस्से वाला है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी डॉग जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, इट डिपेंड्स। चिवावास भी एग्रेसिव नहीं होते, वो आफ्टर सम टाइम दे गेट वेरी पोजेसिव। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली वो उसको कैरी करते हैं लोग, बिल्कुल, एंड इट्स ऑलवेज विद द बॉडी ऑफ द ओनर जी, एंड दे आर वेरी पिकी ईटर्स। अच्छा, वो थोड़ा सा वो दे बिकम लिटिल एग्रेसिव, दे बिकम पोजेसिव ऑफ द ओनर। जी। अदरवाइज दे आर फाइन, दे आर गुड। मतलब मैं कई बार इनको देखती हूँ चिवावास को, तो वो कहते हैं ना कि वैसे छोटे से हैं लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं है। जज्बे में तो कमी नहीं उनको वैसे। हाँ, वैसे बड़ा वाला डॉग हो उसके ऊपर भी वो हाँ जबरदस्त तरीके से भौंकते हैं, बात करते हैं। जी। अभी आपने पपीज का नाम लिया, टी कप पपीज, आर दे नेचुरल? और आई मीन मुझे
कई बार ऐसा लगता है कि आपने चाबी दे दी है और वो सीढ़ी चढ़ पाते हैं, और उनकी एज फिर कितनी होती है, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। जितना डॉग का साइज छोटा होगा उतनी एज ज्यादा होगी। अच्छा। जितना बड़ा साइज होगा उतनी एज कम होगी। क्यों? जितना हैवी डॉग होगा उस पे जॉइंट्स पे ज्यादा उसका प्रेशर पड़ता है, एंड इट कैन लीड टू अर्ली ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस, लाइक ग्रेट डेन्स हैं। बाय द टाइम दे आर 8 ईयर 9 इयर्स दे हैव जॉइंट प्रॉब्लम्स। चिवावास बताया आपने, शि ट्ज़ूस है, दे आर स्मॉल डॉग्स, तो इतना जॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं होती उनके। अच्छा। हाँ। अच्छा, ओके। और ये जो टी कप पपी, क्योंकि आजकल हम रील्स देखते हैं, आजकल हम अब जो भी कह लें आप, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अट्रैक्शन बहुत होती है। वो इस तरीके से फिल्मिंग करते हैं कि लगता है ओ मुझे चाहिए, ये चाहिए, बच्चे जिद करते हैं कि ये चाहिए। हाउ सेफ इट इज़, या वो लेना चाहिए, और इज इट अ नेचुरल ब्रीड, या वो तो ये क्या है, ये थोड़ा बताइए। ऐसा नहीं है उसमें, दे आर ब्रीड्स व्हिच आर वेरी स्मॉल। ओके। They would vary around 1 kilo adult breed, हाँ। 1 किलो 1.5 किलो। There are certain breeds होती हैं, they are mainly for just like toy breeds होती हैं। टॉय ब्रीड्स। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रीडिंग करके उनका साइज छोटा कर दिया, उनका साइज ही छोटा होता है। अच्छा, उनका साइज ही छोटा होता है। ऑल राइट, ओके ओके। और एक हेल्दी डॉग अगर हम कहें, प्रॉपर हेल्दी डॉग, उसकी कितना लाइफ स्पैन होता है? क्योंकि सुनने में तो यही आता है 12-13 साल, 12-13 साल। हम स्मॉल टू मीडियम साइज ब्रीड लेते हैं विद अ शॉर्ट हेयर, लॉन्ग नोज, सो हेल्दी लाइफ स्पैन विल बी अराउंड 10 years। ओके, हेल्दी लाइफ स्पैन, हेल्दी लाइफ 10 years is okay, and after that then they have problems। यानी 10 साल के बाद थोड़ा सा उनका और एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। हाँ, जैसे they can have teeth problems, gum problems, they can have eye problems, they can have joint problems। अच्छा। बड़ा डॉग होगा तो by 7-8 years they will start having joint problems, heart problems, जो humans हार्ट प्रॉब्लम्स also have heart problems। ओके ओके ओके। तो हम जैसे MBBS में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाते हैं ना, पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अभी तक तो हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कैट्स भी हैं और भी जानवर हैं, रैबिट्स हैं। आपने रैबिट्स को भी ट्रीट किया होगा, डक्स को भी ट्रीट किया होगा, तो वो एनाटॉमी क्या फिर सबकी पढ़नी पड़ती है? हमारे यहाँ पेशेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं और hundreds and hundreds है, so you can't read every animal। so what normally हमें जो पढ़ाते हैं वो स्पीसीज के बारे में पढ़ाते हैं। अच्छा। एक स्पीसीज ले ली डॉग्स की, कैनाइन। ठीक है। तो कैनाइन में जितनी भी स्पीसीज में आ गए, वो कैट्स होती है फिलाइन, जिसमें शेर भी आ गया, चीता भी आ गया, कैट्स भी आ गई उसमें। ओके। फिर एक जैसे आपका बोवाइन में गाय भैंस ये सब आ गई। अच्छा। तो कैप्राइन है, उसमें शीप आ गई, उसमें पिग्स का अलग हो। तो हर स्पीसीज के एक एनिमल के ऊपर हमें पढ़ाते हैं। अच्छा। और जो कॉलेज जिस जगह पे है जहाँ पे वो जानवर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ज्यादा पढ़ाते हैं। अच्छा। ये तो वही अंडर ग्रेजुएशन के बाद। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको क्या स्पेशलाइज करना है, किस ब्रीड में करना है, किस स्पीशीज में करना है, वो फिर आपकी चॉइस होती है डिपेंडिंग ऑन दी फैसिलिटी देयर। आपने कभी ट्रीट किया है जैसे डॉग्स एंड कैट्स के अलावा, क्योंकि यू हैव अ प्राइवेट क्लिनिक आल्सो, और आप जिगली के हेड तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आपने कभी ऐसा किसी स्पेशलाइज्ड एनिमल को ट्रीट किया है? तो स्पेशलाइज्ड तो लाइक स्मॉल एनिमल्स वुड बी लाइक गिनी पिग्स, अच्छा, rabbits, it can be peacocks, sometimes you can get peacocks also. People get peacocks also? Not the people, but we get cases from the NGOs where they have a leg fracture, they have a beak fracture. Okay. कोई फ्रैक्चर से उनको ट्रीट किया है जी, तो we have done that, but लेकिन यहाँ पर एक सवाल मुझे पूछना है कि one of the most surprising thing that you have learned from an animal, क्योंकि देखिए ये तो आपका एक्सपीरियंस से मैं पूछ रही हूँ, कभी भी किसी भी तरह का एनिमल आ जाता है, कुछ ऐसा आपने सीखा जो आपको लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए? When you take animal as animal, आपकी सोच समझ अलग होगी। पहली चीज, जब आप पेट्स रखते हैं आपके पास टाइम होना चाहिए उनको देने के लिए। राइट। घर आप जब जाते हैं तो सबसे पहले पेट्स आपके सामने आते हैं। एग्जैक्टली। और जब जाते हैं तो आपको सी ऑफ भी करते हैं, दरवाजे तक करते हैं। सो एनिमल्स, पेट किसी टाइप का भी हो, इट इज नॉट डॉग्स एंड कैट्स, इट कैन बी अ रैट आल्सो, इट कैन बी अ माइस, इट कैन बी अ गिनी पिग, व्हाटएवर, मुर्गी, यू नो,
parrot, and they also try to converse with you if you have time to understand them. Their language. जी. They're very affectionate. जी. They give you all the company. They fill that vacuum in the family. जहाँ पे अगर आपके पास बच्चे नहीं है पहली चीज, Right. तो they keep you busy, just busy. जी. And it's very good for children. जी. It keeps them active. It gives them a sense of caring. Right. And that's how they learn how to care for elders also. Right. It's very good for grown-ups, old people, old couple who stay alone or whatever. It is good for working class, working people. Husband, wife are working. And they're tired when they come back. It's the pet over there. They give you the best relief of the whole day's hard work. डॉक्टर साहब, मुझे ना कभी कभी ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं. हाँ, हम एक दूसरे से लड़ाई भी कर लेते हैं. भाई तुमने ऐसे मेरे साथ कर दिया, वैसे कर दिया. जब हम दरवाज़ा खोल के घर से बाहर जाते हैं ना, और उसके बाद चाहे हम 10 घंटे बाद आते हैं, जो आपका पेट है वो वैग करता है अपनी टेल और वो खुश होता है. तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि ईश्वर माँ के बाद अगर कोई अनकंडीशनल लव देता है तो आपका पेट देता है. Exactly. But some pets are very sensible. They're very sensitive. So some would feel very bad, very awkward if you leave them for too long. अच्छा. And probably sometimes they will not even welcome you. अच्छा, नाराज हो जाते हैं. Sometimes they will not eat food. अच्छा. So they behave like humans. They Okay. behave like humans. ओके, समझने की बात है मतलब. बिल्कुल. ओके डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं, इनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कैसे होते हैं, खाने पीने की थोड़ी बात करते हैं. क्या खिलाना चाहिए डॉग को? ये भी बड़े छोटे के हिसाब से खिलाना चाहिए, और जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है सेम इनका भी उतना ही है या इनके कुछ आवर्स ज़्यादा होते हैं? क्या खिलाना चाहिए? So खाने के हिसाब से तो पहले तो ओनर्स कुछ भी खिला दिया करते थे. टेबल से कोई बचा हुआ है, ये है, दूध, दही, whatever it is. But with time, a lot of research has been done on pet food. Okay. So आजकल pet food आप देखिए हर जगह पे pet food मिलते हैं. और some are commercial food, some are prescription diets. Right. Prescription diet का मतलब वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर जो वेटनरियन है वो डाइट लिख के देगा. Right. अगर डॉग इज ओबीज, मोटा डॉग है, या उसके आर्थराइटिस है, या फास्ट ग्रोइंग डॉग है, और डिफरेंट, या डॉग को सम प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं वो. कमर्शियल डाइट इज अ डाइट व्हिच इज गिवन टू अ हेल्दी डॉग व्हिच इज हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ये आप बात कर रहे हैं जो मार्केट में मिलता है. जो मार्केट में मिलता है. लेकिन जो मार्केट में मिलता है, जैसे हमें भी बोलते हैं कि इसमें प्रिजर्वेटिव होगा, तो उनमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स होते होंगे. सो प्रिजर्वेटिव इनमें नहीं होते हैं सच, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं. Okay. नॉर्मली इनका जो प्रिजर्वेशन जो प्रोसेस है इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दे आर प्रिजर्व्ड बाय स्टीम. अच्छा. एंड दे आर हार्ड कुक्ड. एंड दे उसमें सारे जितने मिनरल्स, विटामिन्स जो रिक्वायरमेंट होती है पेट्स की वो उसमें डालते हैं. डिफरेंट ब्रीड्स के भी डिफरेंट फूड्स होते हैं. एज वाइज भी डिफरेंट फूड्स होते हैं. जो पपी है, जो फास्ट ग्रोइंग डॉग है या पपी है, दे नीड हाई प्रोटीन डाइट, more of minerals, more of vitamins. So that your vet will advise you what food has to be given. Okay. Apart from that, ऐसा नहीं है कि आपको यही देना है. You can also give them fresh foods. Fresh food में you can give dahi, you can give boiled egg, potato you can give, green vegetables में you can give green beans, you can give, things like that. Fruits में watermelon, muskmelon है, ककड़ी है, खीरा ये दे सकते हैं आप. बट जो भी है वो लिमिट में दीजिए आप. और लीफी वेजिटेबल्स जो है वो आप बहुत कम दीजिए या मत दीजिए. उससे स्टोन बनने की प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन. ओके. तो फूड के हिसाब से बेस्ट वुड बी द वेटनरी डॉक्टर वुड एडवाइज यू बेटर. फास्ट ग्रोइंग पपी है, दे विल नीड मोर number of meals per day, maybe 5 or 6 per day. Okay. As the dog grows or the cat grows, maybe after the age of 1 year, they need 1 meal a day. One meal a day? One main meal, और बीच में सब snacks he can have. ये तो आपने आज एक ऐसी बात बताई है, मैं जितनों को जानती हूँ 1 मील तो कोई भी नहीं देता, इंक्लूडिंग मी. आई गिव हिम 2 meals a day. क्योंकि हम खाते हैं कम से कम 4 बार जी. तो हमें लगता है my poor dog is just sitting there without food. So they will just put on weight because after 1 year of age they don't grow. Okay. More you give, they going to put on weight.
तो ये 1 मील कब देना चाहिए, सुबह देना चाहिए, रात को देना चाहिए? गार्ड डॉग्स के लिए देते हैं 4 बजे शाम को, बिकॉज आप बाय द टाइम 10 बजते हैं तो रात में तो स्टमक इज एम्प्टी, दे आर एक्टिव, अच्छा, दे कैन गार्ड योर प्रॉपर्टी। ओके, और पेट्स के लिए वो तो जो स्मॉल स्मॉल डॉग्स हैं, जो टॉय ब्रीड्स हैं, जो यू कैन गिव देम maybe you can give them around 10-11 o'clock in the morning, देन and नथिंग, some in between, some biscuits, something, ओके, so they can have all एंड व्हाट अबाउट एट नाइट? नथिंग, but same biscuits they can give, but one main meal, ओके, but generally लोग देते हैं twice or 3 times, या which is not advisable. ओके। डॉक्टर साहब कई बार वो इमोशनली जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। उनके लिए बेस्ट है आप दे दीजिए कैरेट्स, you can give boiled potatoes, you can give some apples, ओके, never give grapes and raisins. Why? किशमिश और grapes मत दीजिए, व्हाई? because the dogs, they lack an enzyme, they can't digest that chemical, इसमें होता है, it can lead to toxicity. ऑल राइट, एंड व्हाट अबाउट चॉकलेट्स? मैंने सुना है चॉकलेट्स भी नहीं। Chocolate equally are toxic to dogs, ओके, don't give it. और क्या कुछ टॉक्सिक है वो भी बता ही दीजिए। यही है मेन, बाकी हाँ। bones मत दीजिए, bones can cause obstructions, ओके, it can cause piercing of intestine, injuries, and so you should avoid bones also. ऑल राइट, बिकॉज जो ये पेट डॉग्स हैं, जो घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उनके गैस्ट्रिक फ्लूइड बहुत कम बनते हैं, उससे वो दे कैन डिसॉल्व द बोन्स इजीली, सो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। अच्छा, या पेट से मैं स्ट्रे में भी आऊँगी, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन पहले ये पेट डॉग्स की हम थोड़ा सा इसके टॉपिक को फिनिश करते हैं। मैं आपसे कुछ एक एक लाइन पूछूंगी, आप उसका मुझे जवाब देते जाइएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉग अपनी टेल उसने नीचे की हुई है, क्या मतलब है इसका? डरा हुआ है? डिपेंड्स, सो मेनी रीजंस। अच्छा, वन फर्स्ट रीजन इज द डॉग इज स्केयर्ड, ओके, और द डॉग इज नर्वस। ओके, सेकंड थिंग, द डॉग कैन हैव इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होगा, इरिटेशन होगा, दे हैव प्रॉब्लम्स, अच्छा, or they have some irritation at the back, or the tail has some skin problem, टेल नीचे होगी, और कोई इंजरी हो टेल में। ओके, यानी अगर टेल नीचे है तो ये नहीं सोचना है कि डरा हुआ है, वी हैव टू कंसल्ट आवर डॉक्टर। एग्जैक्टली। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट द नोज? कई बार नोज एकदम ड्राई होता है, कई बार गीला होता है, क्या इसका क्या मतलब है? So healthy pet, healthy animal, I would say, any animal who is healthy, doesn't have any fever, is in good health, the nostril should be wet, moist, most of the time, not always. Sometimes it can be dry also, but if it is dry for too long, it's because the animal is having some fever or some illness. All right. So you should consult the doctor. And what is the normal temperature of a animal, dog या cat? So all the animals, they have different temperatures. अच्छा, So like if you take dogs, it's got 101.5 to 102 degree Fahrenheit. okay. If you take cats, it's 101.5 to 101 degree Fahrenheit. If you take birds, it is 104.5. It's a very high temperature as compared to human beings. Right. So different animals have different temperatures. Okay. कई बार हमने देखा है डॉग्स को घास खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं घास? हाँ, so अगर एसिड्स बन रहे हैं बॉडी में ज़्यादा, स्टमक में, Okay. and they have to throw the acid out. So it is normally once a week. Grass is the best irritant. So it is natural. So they will eat grass and it will cause irritation, like throw it out. तो मतलब हफ्ते Which is में, normal. विच इज नॉर्मल, Normal. तो क्या ऐसे करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन घास काट के उसके पास रख देनी चाहिए, ऐसे कर अगर घास सकते ना हो तो घास रख दीजिए आप। हैं? बट ओके, घास में भी यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ हाँ, लॉन की जैसे घास है आपकी, उसमें स्प्रे कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, यू शुड अवॉइड दैट। अच्छा। और कई बारी ना ऐसे झाग वाली वॉमिट करते हैं, कभी वो येलो होती है और कभी वो वाइट होती है, ये भी बता दीजिए प्लीज। सो white is practically normal. If it is color, orange है, blackish है, that means it has some infection. There are too much of gastric acids. अच्छा, If it is बहुत बार हो रहा है तो you have to go to a doctor. But यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। और डीवर्मिंग कितने टाइम में करानी? deworming, I would say, when it's a puppy होता है तो 20 दिन की एज पे, ओके, 30 दिन की एज पे, 45 डेज की एज पे। अच्छा, When it is a mature dog, grown up dog, so every 2 months.
एवरी 2 मंथ्स। अब जैसे सर्दी जाती है, गर्मी आती है, हम भी ठंडा पानी शुरू कर देते हैं। सर्दियों में हम गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं। तो अब जैसे गर्मी आ गई है, तो क्या उनको ठंडा पानी दे सकते हैं? इज इट ओके विद देम? So I would say lukewarm water, हम्म। room temperature, not very hot. ओके You don't have to especially give them cold water. Yes, if it is very hot, ओके और घुमा के ला रहे हैं कहीं बाहर से, तो you can give them cold water. कोल्ड वाटर दे सकते हैं, फ्रिज का पानी दे सकते दे हैं? सकते हैं। अच्छा, They, ठीक। they will love it. They will also like थोड़ी 1 or 2 ice cubes. अच्छा Yeah. हाँ, कुछ को मैंने देखा है, वो हाँ। बर्फ को चबाते हैं वो। हाँ, राइट, they like it. right. Some of the dogs, they like water and some of them are very scared of, swimming. जबकि वो swim कर जाते हैं, but they're very scared. Yeah. All right. So अब ये मैंने points तो आपसे पूछ लिए। Let's move on to stray dogs. आपने कभी उन्हें treat किया? Of course. जी, कैसे treat किया? मतलब कोई लेकर आया है तब treat किया है? आप जब अपनी गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी के शीशे के बाहर देखते हैं कई stray dogs होते हैं, दिल में क्या फीलिंग आती है? As a human being, As a human ये आती है कि कुछ एनिमल्स हैं, they are so lucky. They are eating the best food and they are taking Yes. the best care. People take them. Yeah. And these are poor animals. They don't have even food to eat. So ऐसा नहीं है कि वो people don't like them, but only thing is they can't take them as such because they don't have a place to give them. Right. But I see a lot of people, a lot of individuals, NGOs, they feed them, they vaccinate them. अगर तबीयत खराब हुआ, एक्सीडेंट हो, सर्जरी होनी है, they bring those animals to us. Right. And we happily treat them like any other pet. Yeah, yeah. जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, उनके बारे में जब आप सोचते हैं, हम बहुत सारी रील्स में देखते हैं, हर्ट करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं. How do you feel as a human being? It's a very, very natural behavior. If you like animals, you will like humans. It's very simple. जैसे कहते हैं ना कि जो जानवरों से प्यार करता है वो इंसानों से तो करेगा ही करेगा. राइट. Yeah. निशब्द हो गए हैं हम. बस यही कह सकते हैं कि जो लोग एनिमल्स से नफरत करते हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे. बिल्कुल. मैं एक चीज और एडवाइस करूंगा जी. अगर आप स्ट्रे एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं ज्यादातर, तो आप एंटी रेबीज वैक्सीन एवरी ईयर लगवाइए. बिकॉज ये दे कैन कैरी इन्फेक्शंस, दे कैन कैरी रेबीज. वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट. सो दे कैन. ओके. क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे वो पपीज को उठाते हैं, किस करते हैं ऑल, सो दे कैन कैरी इन्फेक्शन, दे कैन हैव प्रॉब्लम्स. Okay. So if you're handling stray animals, you should get your vaccination done every year as a preventive. If we are touching them, मान लीजिए हम टच ही नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ खाना दे रहे हैं. नहीं, आप खाना भी दे रहे हैं तो अगर you might come in touch with them, so vaccination is very important. All right. जो वैक्सीन है बहुत सेफ वैक्सीन है, ये लगवाइए, एवरी ईयर लगवाइए. उससे आपको एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी मिल जाएगी लेवल्स की. और कभी अगर आपको दांत लगता है तो आप पोस्ट बाइट वैक्सीन लगवा सकते हैं. अच्छा, तो इट इज सेफ कि साल में एक बार आपने, Yeah. जैसे हम साल में एक बार डीवर्मिंग करते हैं, एग्जैक्टली, वैसे ही आप रेबीज का इंजेक्शन लगवा लें. एंटी रेबीज वैक्सीन. उससे कोई और साइड इफेक्ट या कुछ ऐसे तो नहीं होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा. ओके. और अगर उसके बाद भी अगर द एनिमल बाइट्स यू ऑलरेडी हैव सम इम्यूनिटी, यस. देन यू गो फॉर पोस्ट बाइट इंजेक्शंस. ओके. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भी कुछ स्ट्रे डॉग्स को फीड करती हूँ रोज. तो आपने बहुत प्यारा पॉइंट बोला है. बिल्कुल, आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यस यस. डॉग्स और कैट्स में लोग कहते हैं कि जो बिल्ली होती है उसके जो बाल होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं और जो डॉग्स होते हैं उसके नहीं होते. हाउ ट्रू इज इट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. बाल दोनों के बोथ कैन कॉज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जीज और बैड फॉर अस्थमा. ओके. दोनों के बाल में हो सकता है. तो लोगों जिनको अस्थमा है, प्रॉब्लम्स है, दे शुड नॉट कीप, वी डोंट एडवाइज टू कीप पेट्स. ओके. बट नाउअडेज आजकल क्या है, एक दो नई ब्रीड साइंटिस्ट ने निकाली है, ये लैब्राडोर और पूडल का क्रॉस करके, उसको बोलते हैं पू लैब. वो शेड नहीं करते बाल, तो दैट इज फॉर एस्थमेटिक पीपल. अच्छा. कैट्स बहुत शेड करती हैं, डॉग्स वैसे ही शेड करते हैं, so that can cause problems, but not to everybody, only for people who have asthma. आपकी इस बात से एक क्वेश्चन निकलता है कि जब हम क्रॉस करते हैं
तो जो प्योर ब्रीड्स होती हैं, अभी आपने कहा 2 ब्रीड्स को, अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस करना, इज इट ओके? वो जो क्रॉस करके जो ब्रीड निकाली है लैब्राडोर और पूडल, इट इज मेनली फॉर एस्थमेटिक पेशेंट टू ऑल्सो कीप पेट्स विदाउट एनी एस्थमा प्रॉब्लम्स। वो ब्रीड्स शेड नहीं करते हैं। और जब ये क्रॉस की बात हम कर ही रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्रदर सिस्टर को क्रॉस कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम होती है उससे? We should always avoid that. That is for the simple reason is कि they can carry some recessive genes होती हैं। अच्छा। जो इस जनरेशन में शो नहीं होती, it can be shown in next generation. For example, एक लिटर में पपीज हैं, one puppy can have hip problems. It's a gene, recessive gene. जी। So if you keep on crossing like that, other puppies can also have it. So that is inbreeding. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, इतना कुछ मैंने पूछा है, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा ख्याल आ रहा है, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। पूछिए, जो पूछना तो पूछिए। अब कैट्स जो होती हैं, कैट्स हर सोसाइटी में आप देख लीजिए, पेट तो डॉग्स होते हैं, कैट्स तो होती हैं हर सोसाइटी में, और बड़ा मन करता है उनको प्यार भी करने का। मान लीजिए नाखून लग गया कैट का, स्क्रैच आ गया और ब्लड आ गया उससे, इज इट डेंजरस? सो कैट्स में नेल्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया कैन कॉज कैट स्क्रैच फीवर। अच्छा, ये भी फीवर होता है? कैट स्क्रैच फीवर। ऑलराइट। दूसरा, कैट्स में वॉन्डरिंग जो कैट्स होती हैं, दे कैन हैव अ पैरासाइट, और अलग पैरासाइट भी होते हैं, दे कैन कॉज एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट लेडीज। Oh God, what are you saying? So you have to be very, very careful. So if you are pregnant or you are planning for a pregnancy or a child, avoid keeping stray cats. मतलब आप कहाँ का लिंक है और कहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी प्यार किया, वो कुछ एंटीसेप्टिक लगा लिया, और यहाँ का सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑल पेट कैट्स, मैं कह रहा हूँ स्ट्रे कैट्स है, वो इन्फेक्शन लग सकता है। अच्छा। कैट स्क्रैच फीवर। और ये कैट स्क्रैच फीवर जो है, इसके सिम्टम्स क्या हैं ये भी बता दीजिए, ताकि आगे से अलर्ट हो जाएं हम सब। तो सिम्टम्स विल बी प्रैक्टिकली, इट विल बी पेन एट द साइट, इट विल बी इरिटेशन या साइट पे, इट विल बी फीवर। इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन बी इफ इट इज नॉट डायग्नोस्ड। ओके। यस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आंखें खुल रही हैं आपसे बात करके। तो ये बताना कि इस चीज से आप केयरफुल रहिए, लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे तो यू विल एंजॉय पेट्स आल्सो। Okay. You should know about this thing. Yes. You should need to read more on the net. Okay. So we can tell you what you are asking us, but the hundreds of questions, अब नेट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा उसका आंसर। All right. अब एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। आपने इतनी सारी सर्जरीज की हैं, कुछ एक अनसक्सेसफुल भी रही होंगी, लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम एक मन में एक ख्याल होता है जब आप ऑपरेशन थिएटर पे होते हैं कि मुझे जवाब देना है, बाहर पेरेंट खड़ा है या बाहर फैमिली मेम्बर खड़ा है। ऐसे ही आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या पूछेंगे मुझसे, मुझे जवाब देना है? या कभी जब आपको सैड न्यूज़ देनी होती है तो वो कैसा मोमेंट होता है, बताइए। देखिए, जब भी हम कोई प्रोसीजर फिक्स करते हैं, रूटीन प्रोसीजर हो या कुछ डिजीज प्रोसीजर हो या कोई ट्रीटमेंट हो या इन पेशेंट रख रहे हैं, तो वी गेट अ कंसेंट फॉर्म साइंड, और ओनर को हम सब बताते हैं पहले कि ये सर्जरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जरूरी है इसलिए कर रहे हैं जी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, दी पेट कैन डाई ऑल्सो। सो उसमें जो पेट ओनर्स हैं वो जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे, इट मेक्स देम क्लियर अबाउट कि डॉक्टर क्या कर रहा है। राइट। उनको समझाना पड़ता है। हम जब अपने ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं विद द एनिमल, वी ऑलवेज गो पॉजिटिव कि द एनिमल विल कम आउट वॉकिंग, क्या बात, बार्किंग एंड वॉकिंग एंड वैगिंग। तो वी नेवर थिंक दैट एनी प्रोसीजर जो भी हम करेंगे इट विल गो बैड, ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द, सो वी आर नॉट गॉड्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर एनिमल डॉक्टर, वी आर वेटरिनरियंस, and the outcome is always positive, normally is positive, and जितने भी प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लेते हैं। और कई बार ऐसे भी केसेस होंगे जब आपको पेरेंट ने कहा होगा पुट डाउन करना है डॉग को, हाउ डिफिकल्ट इट इज, या कितना एथिकल है ये? सो वेटनरी में नथिंग इज एथिकल टू पुट डाउन एनिमल, बट
condition is you cannot put down a healthy animal. Okay. Very straight and simple. If the animal is healthy, the owner comes to you कि साहब मैं इसको रख नहीं पा रहा हूँ, इसको put him down. No, sir, I'm very sorry about it. You can't kill an animal. If the animal is very sick, terminally ill, very old, terminally ill, disease process, anything is irreparable, Right. ठीक नहीं कर सकते हैं, कैंसर है, बोन कैंसर है और कैंसर्स हैं, उसमें the animal is suffering. So any suffering, the owner can ask you, that I need to help my pet not to have pain. So they'll take our advice, we'll advise them how the procedure is. The mutual consent, then a decision is taken. But as a human being, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, how do you feel? It is very tough, and a lot of things have to be clarified with the owner. You have to justify what you're doing and let them ask any number of questions they ask you. Because after all, there is a companionship of quite some time, maybe 5 years, 10 years, 14 years. And this sudden, they can be very young and cause anxiety and shock. तो उसमें पेट ओनर को साथ में रखना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है. If you ask me personally, मेरे पास भी एक पेट है. I'm a pet parent and thanks to you, आपने मुझे मेरा बच्चा दिया है, जिसकी वजह से मेरे घर में रौनक है. मैंने उसका नाम ब्री रखा है. आप मिलते रहते हैं उससे. मेरी अगर दिल की बात आप जानना चाहें तो जब तक हो सकेगा मैं उसकी सेवा करूंगी, बट मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती. देखिए ये डिसीजन होता है म्यूचुअल, पेट ओनर, बिकॉज पेट कांट डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एज अ डॉक्टर ये टाइम कब आता है जब एनिमल डजंट नो हिज सराउंडिंग्स, ही इज नॉट एबल टू ईट, he is not able to control his potty and urine. He can't walk, he can't see. And so that would be a time when, but you don't have to leave such animals to nature to die. आजकल बहुत सुनने में आ रहा है पेट साइकोलॉजी. कुछ समय तक मैंने सुनी नहीं थी. पेट साइकोलॉजी है भाई, वो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं. फिर पेट पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी शुरू हो गई हैं. आपका क्या टेक है इस पर? So pet psychology is basically a separate branch of veterinary. It's very common in humans. And बहुत चीजें अप्लाई करती हैं जो ह्यूमंस में अप्लाई करती हैं. The psychology of a human and animal is more or less similar. Right. And they have psychological issues also. Behavioral issues, psychological issues, boredom, and आपका stress. तो वो साइकोलॉजिस्ट उसको हैंडल करता है, उसको ओनर को बताता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Okay. So we have separate degrees. We have trainings. Okay. And it's very helpful. Very helpful. Yes. All right. One of the homeopathy doctors, मैं किसी को जानती हूँ, वो कह रहे थे कि डॉग्स में होम्योपैथी मेडिसिन भी काम करती है. What do you have to say about it? Homeopathy, since I'm a allopathy doctor, homeopathy में I can't give any comments. Okay. Because homeopathy doesn't reason out things. वो करते हैं symptomatic. Okay. Allopathic doctors हैं, we reason out things, we diagnose based on the diagnosis, tentative, confirmative, certain tests we do. Okay. We reach a conclusion. What is the course of action, क्या होना चाहिए, क्या procedure होना चाहिए. तो होम्योपैथी का I have absolutely no clue. Okay. If somebody is using it and it is helping, then it's good. As well, good. Good. Yes. ब्रीडर्स से डॉग लेना, जैसे मुझे अभी कोई डॉग चाहिए, कैट चाहिए, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे किसी भी ब्रीडर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, in Western world, breeding is very specialized, very scientific. They have very strict rules. Right. All the breeders are registered with the club, and they are checked for genetic problems. They have certain tests, and those puppies which are genetically they are carrying some issues, they are sterilized. They are not bred. Okay. But in India, there are a lot of breeders. They just give you some puppies which are sick
or you're having some problems, or genetic problems, hip problems, nose problems, or whatever. So, first is don't buy a puppy off the shelf or the kitten off the shelf. Okay. You should buy from a known source. First source would be best to approach a family where the mother is, where the puppy is. Right. That is one. If you don't have that source, then when you buy a puppy through a known source, from a breeder or whatever, you should see the parents, at least the mother and the litter. Get that puppy or the kitten checked by a veterinarian. Okay. So we have certain tests. We have a blood test, which will show some blood infections or whatever. You can also the animal could be checked for certain disease, like parvovirus, distemper, whatever. And the doctor will check for some physical issues. Right. Hip joints है आपके, stomach में कुछ problem तो नहीं है, कुछ breathing problem नहीं है, eyes are okay, squint तो नहीं है. So you should, before you take a puppy home, you should get all these tests done. Go to a veterinarian. If they recommend everything is fine, absolutely good. आई रिमेंबर डॉक्टर साहब, जब आपने मुझे पपी दिया था, मेरे ख्याल 60 डेज़ का था, आपने उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया था जिसमें कोको नाम, रोको नाम, मम्मी और पापा का नाम और उनके पेरेंट्स कौन हैं उनका नाम भी था. एंड यू ऑल्सो गेव मी द टाइम ऑफ हिज बर्थ. सो ये जो रजिस्टर्ड जो कैनल्स होते हैं, वी हैव रजिस्टर्ड कैनल्स. And we have kennel clubs in India, KCI and FKCI and Delhi Kennel Club. So pure breeds are registered with them. Okay. They maintain the record of the pedigree of the puppy. Right. Mother कौन, father कौन, grandparents, great grandparents. Great grandparents. Great grandparents हैं उनके, और they are winners of a particular dog show. तो वो सब उसमें pedigree ट्री होती है उसमें. अच्छा. So that is maintained. अच्छा. And that is given with the puppy. आपने शोज़ की बात की तो मुझे एक बात याद आई, मैं व्यूअर्स की तरफ से भी आपसे पूछना चाहूँगी. ये जो ट्रेनिंग दिलाते हैं हम डॉगीज़ को, तो ये ठीक है क्या? लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चे को ट्रेन करते हैं अपने. अच्छा. एक तो whenever you have guests in the house, they should not be tied up. Don't put them in a room. अगर the dog is jumping on the your guest, उसको put a leash and sit with him. So the pet understand करता है, हाँ कमरे बंद करेंगे, they want to scratch and bark and things like that. जहाँ तक बात ट्रेनिंग की है, बाहर क्या होता है कि बाहर the owner goes to a training school, training academy. Right. Instead of taking his dog, वो खुद जाता है, सीखता है वहाँ से. अच्छा. और वही फिर अपने पेट्स के साथ सिखाता है उसको. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे कोई ट्रेनर आता है, उसको सिखाता है, भगाता है, जो भी कुछ करता है, और ओनर की कंप्लेन ये है कि साहब जब वो नहीं होता तो ये पेट कुछ करता नहीं है. अच्छा, उसी के सामने करता है. यानी फिर तो वो डर हो गया. सो या तो आप उसको एक ट्रेनर से आप सीखिए जी, देन यू ट्रेन योर डॉग्स. ऑल राइट. या बहुत कुछ जाना है आज, आपसे पूछा है, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके दिल में जितनी भी बातें आ रही होंगी मैंने काफ़ी हद तक कवर कर ली हैं. नाउ मूविंग ऑन टू जिगली, आपका जो नया जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने ये नाम सुना और आज मैं देख रही हूँ कि सबको ये नाम पता है. तो इसका जन्म कितना पुराना है? So it's a fantastic event which happened 3-4 years back. इसके जो owners हैं Mr. Ashok Jaipuria, Okay. they are pet lovers. And one fine day they just thought कि yes, वेटनरी केयर में इंडिया में बहुत कमी है, बहुत लैक्यूना है, बहुत वैक्यूम है. क्यों ना हम ऐसा एक हॉस्पिटल स्टार्ट करें, या चेन ऑफ हॉस्पिटल स्टार्ट करें, या पेट स्टोर्स करें, या ग्रूमिंग सेंटर्स करें, जहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. तो जयपुरिया साहब ने क्या किया कि पहले तो ये स्टोर्स स्टार्ट किए इंडिया में. अभी 30 स्टोर्स हैं जहाँ पे पेट फूड मिलेगा आपको, ऑल पेट एक्सेसरीज अंडर वन रूफ. यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, at different cities. Okay. So the big stores where you have pet foods, you have pet toys, clothes, everything, and especially is grooming. Of course, they do vaccinations and care and all these things. Now they are planning to put 20 more stores this year. So totally 50 stores. They have appointed as the 150 veterinarians all over India
who take care of the pets who are coming there. So now what they are starting is around 10 hospitals all over India, starting from Gurgaon. So I'm heading the hospital business, and soon you're going to see there'll be a new hospital in Gurgaon with all the facilities under one roof, starting from inpatient facility to grooming to pet store to operation theater, which will have a CT scan, your PET scan, your ultrasound, echocardiography, ophthalmology, orthopedic procedures, everything, inpatient, and joint procedures. So it will be a great facility for a great man like Mr. Ashok Jaipuria and his wife. They're doing a great job. Much needed, yes, डॉक्टर साहब, much needed. Yes, yeah. क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपका एक काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही पशु प्रेमी हैं, बहुत, तभी तो सोच ही आई, ऐसे सोच कहाँ आती है, बहुत, है ना? तो मैंने उनको ज्वाइन किया है और वो उनका बहुत सपोर्ट है मुझे, और दे आर वेरी ओपन टू आइडियाज, न्यू आइडियाज, एंड वी आर प्लानिंग टू सेंड अवर वेट्स अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्पेशलिटी ऑल्सो. वाओ. और मुझे बहुत विश्वास है कि फैमिली के सपोर्ट से हम लोग बहुत बढ़िया हिंदुस्तान में हॉस्पिटल खोलेंगे. 10 हॉस्पिटल से ही नहीं रुकेंगे, हम हर सिटी में एक हॉस्पिटल खोलेंगे. और मुझे बहुत विश्वास है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर समर महेंद्रन का जो एक्सपीरियंस है वो उसको और एलिवेट करेगा. तो ये जो 10 हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में सोचा है? हमारा मुंबई में 2 हॉस्पिटल हैं, बेंगलोर में 1 हॉस्पिटल है, कलकत्ता में होगा, हैदराबाद में. लवली. और जगह जैसे जैसे हमें जगह मिलेगी हम हॉस्पिटल खोलेंगे. आने वाले 10 सालों में मैं कहाँ देखती हूँ जिगली? ठीक है, जिगली में आने वाले 10 सालों में जिगली को आप हर शहर में देखेंगे, एंड एटलीस्ट हॉस्पिटल नहीं होंगे तो एटलीस्ट पॉलीक्लिनिक्स होंगी, एंड प्रोबेबली जो हम आज शुरू कर रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज, वो प्रोबेबली विल बी डूइंग मोर डिफरेंट फैसिलिटीज, मोर हार्ट केयर, मोर आर्थराइटिक केयर, a lot of other issues which we can handle. जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक ब्रीडिंग भी करेंगे हम उसमें, सेफ ब्रीडिंग करेंगे उसमें. ओके. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे ऐसे लगता है कि एक टाइम ऐसा था जब हम सोचते थे कि बच्चा बीमार हो गया, लेके कहाँ जाएं, हाँ. दूर है, बहुत दूर है. तो अब आप जो जिगली हॉस्पिटल्स हैं वो आप इस तरह से उनको सेट कर देंगे कि चारों दिशाओं में आपके पास जाने के लिए है. ऐसा नहीं है कि आप लेके कहाँ जाएं. 24 घंटे में कभी भी किसी टाइम भी आपको फ़ोन नहीं करना है, सीधे आप पेट लीजिए अपना, हॉस्पिटल लेके जाइए. हॉस्पिटल नहीं आ सकते तो गाड़ी नहीं है तो आप एम्बुलेंस आएगी हमारी, एम्बुलेंस पिक देम अप. हॉस्पिटल में वील आल्सो हैव फैसिलिटी ऑफ लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी इज अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी विच में हम लोग काफ़ी करते हैं. एंडोस्कोपी इज टू सी गैस्ट्रोस्कोप डाल के किसी ऑर्गन में चेक करते हैं, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है. तो ये वेरी स्पेशलाइज एरिया हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको, और मुझे लगता है कि इससे पेट केयर में और पेट इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मचेगी इसमें. और मुझे ऐसे लगता है कि जिगली की सर्विसेज जैसे आप ग्रोथ इनकी बता रहे हैं, इस तरह से तो हमारे जो पेट्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कुछ चूक हो गई, रह गया, लेकिन अगर हमारी ये वेटनरी केयर जो है वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और लाइफ भी बढ़ेगी. देखिए, अच्छी बात सबसे जिगली में ये है कि हम सबका रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, और टाइमली इनको हम रिमाइंडर्स भेजते हैं उनकी वैक्सीनेशंस के लिए, उनके डीवर्मिंग्स के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, उनकी केयर के लिए, उनका ग्रूमिंग के लिए. राइट. और हम काफ़ी एडवाइस करते हैं उनको. पेट्स वी आर ओपन 24 hours. पेट कैन ऑलवेज, pet owners can call us anytime, right, ask any question with our professionals. They can, बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं. ऑल द बेस्ट जिगली. और मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर साहब मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कवर किए हैं. कोई ऐसा सवाल जो मुझे भूल गया हो लेकिन आपको लग रहा है कि सीमा ने पूछा नहीं, कुछ है तो बताइए. सीमा जी, हम हमेशा आपके चारों तरफ रहेंगे. जिगली ऑलवेज विल बी देयर. यू कैन ऑलवेज कॉल अस बैक. हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली, और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं पेट्स ओनर्स को. बिल्कुल. तो कोई अगर आपके ध्यान में कोई और ऐसे क्वेश्चंस हो, प्लीज डोंट हेजिटेट, कॉल अस, वी आर हियर. और डॉक्टर साहब, एक लता जी का गाना है, आपने सुना होगा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए. तो आप सिर्फ भाव देखिएगा, ये मेरे दिल का भाव है. एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, छोटी सी भेंट आपको देना चाहती हूँ.
दिल से कबूल कीजिए। Anything, anytime. ये छोटा सा प्लांटर है आपके लिए Thank you. सर, Go और ये green. मैं इसीलिए दे रही हूँ आपको क्योंकि आप जब इसको पानी देंगे तो आपको मेरी याद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपके दिल में हो रही कोई अनुभूति है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है। आप बेधड़क दिल से जो भी आप चाहें, आपको पॉडकास्ट पसंद आया है, नहीं आया है, कहाँ सीमा को इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, आप हैं ना, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, जब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, तब तक आइए जानते हैं कि डॉक्टर समर महेंद्रन जी के बारे में हमारे देश की जानी मानी गायिका व संगीतकार पद्मश्री शुभा मुद्गल जी का क्या कहना है। Namaskar, I'm Shubha Mudgal and I've been a pet parent for almost my entire adult life. I want to thank Dr. Samar Mahindran of Delhi for having taken such good care of my pets for the last 2 decades and more. Thank you, Dr. Mahindran, for being the wonderfully skilled, compassionate and reassuring professional that you are.